नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। जेडीयू अगले महीने से लगा रही भीम संसद, पीएम मोदी के चुनावी रथ को रोकने की बनी ये रणनीति। मराठा आरक्षण हिंसक हुआ आंदोलन, विधायकों के घर जलाए, भीड़ और उस्मानाबाद में कर्फ्यू, जाने क्या है ताजा स्थिति। दिल्ली शराब घोटाला, ईडी का बड़ा एक्शन, पंजाब में आम आदमी पार्टी के सबसे अमीर एमएलए के घर छापे। क्राइम डिटेक्टिव सीरीज पीआई मीना का रिलीज हुआ ट्रेलर, साजिशों के ताने बाने में फंसी तान्या मानिकतला। हमास की दरिंदगी को भारत जैसा सभ्य देश बर्दाश्त नहीं करेगा, संयुक्त राष्ट्र में नई दिल्ली के रुख पर नेतन्याहू का बयान। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में सियासी घमासान तेज है। ऐसे में सत्ताधारी जेडीयू की कोशिश हर वर्ग को अपने साथ जोड़ने की है। इसी के मद्देनजर पार्टी ने भीम संसद लगाने का फैसला किया है। इसके लिए पार्टी ने खास तैयारियां की है, जिसमें सीएम नीतीश ने करीबी अशोक गहलोत को अहम जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने आगामी चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी रथ को रोकने की तैयारियां तेज कर दी है। इस सिलसिले में पार्टी के नेताओं ने पूरे राज्य का भ्रमण शुरू कर दिया है। अगले महीने जेडीयू राजधानी पटना में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसे आगामी चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार में नए समीकरण पर काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पहली बार महादलित की संकल्पना पेश की थी, जिसमें कई अनुसूचित जातियों को एक साथ जोड़ा गया था। मजेदार बात यह है कि महादलीय श्रेणी में शामिल की गई लगभग सभी जातियां राजनीति में नेतृत्व विहीन रही है। ऐसे में नीतीश कुमार की पहल उन्हें जेडीयू के साथ जोड़ने पर केंद्रित रही है। ताजा अभियान उन्हीं पहलुओं के आगे की कड़ी है, जिसके सिलसिले में पार्टी ने लगातार भीम संवाद का आयोजन किया और अब अगले महीने भीम संसद का आयोजन होने वाला है। जेडीयू के इस कार्यक्रम का आयोजन 26 नवंबर को होना है। पहले इसे 5 नवंबर को आयोजित किया जाने वाला था। अनुसूचित जातियों को ध्यान में रखकर आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम की तारीख को त्योहारों के कारण बदला गया है। अगले महीने दिवाली और छठ जैसे त्योहार है। दिवाली का त्योहार 12 नवंबर को मनाया जाएगा, जबकि 17 नवंबर से 20 नवंबर तक छठ पूजा मनाई जाएगी। ये ऐसे त्योहार है जब अन्य राज्यों में रहने वाले बिहार के लोग वापस अपने घर लौटते हैं। खासकर छठ में प्रवासी बिहारी बड़ी संख्या में राज्य में लौटते हैं। छठ के ठीक एक सप्ताह बाद कार्यक्रम का आयोजन करने से जेडीयू को ऐसे लोगों को भी साथ जोड़ने में सफलता हाथ लगेगी, जो कहीं रोजगार या अन्य सिलसिले में राज्य से बाहर रह गए हैं। आपको बता दें कि महादलीय बिहार में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकते हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में जातिगत सर्वेक्षण के नतीजों को जारी किया है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की आबादी 19.65% है। यह अनंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के बाद सबसे बड़ी आबादी है। वोट बैंक के हिसाब से देखें तो महादलीय जातियों और लालू यादव के प्रसिद्ध MY समीकरण का जोड़ चुनाव के परिणामों को एक तरफा बना सकता है। सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में यादव 14.27% और मुसलमान 17.70% है। ये दोनों मिलकर करीब 32% हो जाते हैं। इसमें महादलीय आबादी को जोड़ दे तो 42% का आंकड़ा निकलता है। महादलितों को पार्टी से जोड़ने के इस अभियान की कमान मंत्री अशोक चौधरी को थमाई गई है। अशोक चौधरी के पास संगठन को चलाने का लंबा अनुभव है। जेडीयू में शामिल होने से पहले वह कांग्रेस की बिहारी इकाई को संभाल चुके हैं और उनके कार्यकाल में कांग्रेस ने बिहार में कई दशकों का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। उसके बाद उन्होंने जेडीयू से लेकर सरकार तक में कई बड़ी जिम्मेदारियों को संभाला है। उनकी संगठनिक दक्षता और दशकों की राजनीति के अनुभव के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने इस अभियान का जिम्मा उन्हें थमाया है। भीम संसद के आयोजन को सफल बनाने के लिए अशोक चौधरी के साथ 2 अन्य मंत्री लगाए गए हैं। निषेध और उत्पाद शुल्क मंत्री सुनील कुमार को सिवान गोपालगंज की ओर से, SC/ST कल्याण मंत्री रत्नेश सदा को कोसी सीमांचल यानी सहरसा, मधेपुरा
पूर्णिया और कटिहार की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं दूसरी ओर सभी जिलों में भीम संवाद का आयोजन कर महादलितों को साथ में जोड़ा जा रहा है। जेडीयू की तैयारी भीम संसद के जरिए महादलितों के करीब 20% के बड़े वोट बैंक को साधने की है। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर जारी आंदोलन को सोमवार को हिंसा और आगजनी ने अपने गिरफ्त में ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने 3 विधायकों के घरों और कार्यालयों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी गई तथा एक नगरपालिका भवन को फूंकने के साथ सड़क जाम कर दिया गया। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा शांतिपूर्ण आंदोलन सोमवार को अचानक हिंसक हो गया था। सोमवार को बीड़ में एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी का घर और विधायक संदीप क्षीरसागर के दफ्तर पर पहले पथराव किया गया, फिर आग लगा दी गई। वहां पर खड़ी गाड़ियों को जला दिया गया। बीड़ में शरद पवार गुट के एनसीपी का दफ्तर भी आग के हवाले कर दिया गया। जगह जगह सड़कों के बीच टायर जलाकर मराठा आंदोलनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों की उग्रता को देखते हुए सत्ता पक्ष के कई विधायकों और सांसदों के घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शाम होते होते भीड़ में अनिश्चित काल के लिए धारा 144 लागू कर दी गई। उस्मानाबाद में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस बीच सीएम शिंदे ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। इससे पहले दिन में एमवीए का प्रतिनिधि मंडल भी राज्यपाल से मिलने गया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आंदोलनकारियों को शांति से अपील करते हुए कहा कि सरकार मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन कर रहे मराठा आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे पाटिल से अपनी सेहत का ख्याल रखने और आंदोलन को हिंसक राह पर न ले जाने की अपील की है। जवाब में जरांगे पाटिल ने शांति बनाए रखने की अपील के साथ ही आरोप लगाया है कि जारी हिंसा के पीछे सत्ताधारियों का ही हाथ है। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से ही इसकी आशंका थी। आंदोलन के जोर पकड़ते ही सोमवार को मराठा आरक्षण से संबंधित मंत्रिमंडल की उपसमिति की एक बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से कहा कि 11,530 पुराने अभिलेखों में कुणबी जाति का उल्लेख है। जिन लोगों के दस्तावेजों में कुणबी जाति का उल्लेख मिलेगा, उन्हें मंगलवार से नए प्रमाण पत्र जारी करने का काम शुरू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि कुणबी कृषि कार्य से जुड़ा एक समुदाय है, जिसे महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और इन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलता है। सीएम शिंदे ने आगे कहा कि मराठा समुदाय के लिए कुणबी जाति प्रमाण पत्र कैसे जारी किया जाए, इस विषय पर एक रिपोर्ट पेश करने के लिए राज्य सरकार सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे के नेतृत्व में पहले ही एक समिति गठित कर चुकी है। इस समिति की प्राथमिक रिपोर्ट सरकार को मिल गई है। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में यह रिपोर्ट पेश की जाएगी। शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार इस मामले में पूरी तरह गंभीर है। वह आरक्षण के लिए जो भी उचित कदम होगा अवश्य ही उठाएगी। सीएम ने आगे कहा कि मराठा आरक्षण के लिए वह पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण मुद्दे संबंधित उपचारात्मक यानी क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने के लिए 3 रिटायर्ड जजों की एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति की घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे ने की है। यह समिति क्यूरेटिव याचिका को लेकर राज्य सरकार को उचित परामर्श देगी। इतना ही नहीं, मराठा आरक्षण की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वरिष्ठ वकीलों की जो टास्क फोर्स बनाई गई है, उसकी भी सरकार पूरी मदद करेगी। बता दें कि इस समिति में जस्टिस शिंदे, जस्टिस भोसले और जस्टिस गायकवाड़ शामिल है। सरकार ने कहा है कि वह इस मुद्दे की संवेदनशीलता को अच्छी तरह समझती है। मराठा आरक्षण के समर्थन में अब तक 2 सांसदों और 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। रविवार को हिंगोली के शिंदे गुट के सांसद हेमंत पाटिल ने इस्तीफा दे दिया था। सोमवार को नासिक के शिंदे गुट के सांसद हेमंत गोडसे ने भी इस्तीफा दे दिया था। इधर बीड़ जिले के गेवराई से बीजेपी विधायक लक्ष्मण पवार ने इस्तीफा दे दिया है। लक्ष्मण पवार ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के पास इस्तीफा भेजा है, तो हेमंत गोडसे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इस्तीफा भेजा है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक सुरेश वरपुड़कर ने इस्तीफा भी दे दिया। ईडी ने मोहाली से आप विधायक कुलवंत सिंह के आवास और कार्यालय पर छापेमारी की है। विधायक कुलवंत सिंह पंजाब के सबसे बड़े रियल एस्टेट कारोबारियों में से एक है। दिल्ली के बाद अब पंजाब में आप विधायक पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी आप विधायक कुलवंत सिंह के आवास सहित कई महत्वपूर्ण लोकेशन पर छापेमारी कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा करीब 2 दर्जन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की जा रही है।
जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह सहित कई हवाला कारोबारियों से जुड़े लोकेशन पर की सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसी द्वारा मोहाली, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर सहित राजस्थान के गंगानगर इलाके में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह पंजाब के बड़े रियल एस्टेट कारोबारियों में से एक है। वह पंजाब विधानसभा के सबसे अमीर विधायक है। कुलवंत सिंह पंजाब के मोहाली से आप विधायक है। उनके सेक्टर 71 स्थित घर पर ईडी ने छापेमारी की है। विधायक के घर कथित शराब घोटाले मामले में ईडी की तरफ से छापेमारी की गई है। अमृतसर, लुधियाना और मोहाली में शराब के कारोबारियों के घर पर भी ईडी ने कार्रवाई की है। कुलवंत सिंह आप विधायक और एक बिजनेसमैन है। उनका जन्म पंजाब के रूपनगर के समाना कला में एक सैनिक रामदासिया सिख परिवार में हुआ था। वह अपना गांव छोड़कर जिकरपुर चले गए थे और वहां पर 3 साल तक ट्रकों और अन्य भारी वाहनों का वजन करते थे। उन्होंने गेहूं के भूसे का स्टॉक बेचने के लिए सड़कों पर घोड़ा गाड़ी भी चलाई। कुलवंत सिंह जनता लैंड प्रोमोटर्स लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक है और उनका कारोबार 1500 करोड़ रुपए है। उनके पास 2 व्यावसायिक इमारतें भी है, जिनमें सेक्टर 82 मोहाली में 2 दुकान सह कार्यालय शामिल है। उनके पास पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कई संपत्तियां हैं। ओटीटी पर नई वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है पीआई मीना। मेकर्स ने इस क्राइम डिटेक्टिव वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया है। Amazon प्राइम वीडियो की अपकमिंग वेब सीरीज पीआई मीना का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अरविंदा मित्रा और देबालॉय भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित ये वेब सीरीज जासूसी से जुड़ी है। इसमें परमव्रत चट्टोपाध्याय, जीशु सेनगुप्ता, विनय पाठक और जरीन वहाब के साथ साथ तान्या मानिकतला मुख्य किरदार में है। पीआई मीना 8 एपिसोड वाली सीरीज है जिसकी रिलीज डेट का भी ऐलान हो चुका है। अगर आप भी जासूसी से जुड़े फिल्में और सीरीज देखना पसंद करते हैं तो ये आपको पसंद आ सकती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर ये दुनिया भर में 3 नवंबर 2023 को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में स्ट्रीम होगी। जिन यूजर्स के पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है वह इसका लुत्फ उठा पाएंगे। यह ट्रेलर दर्शकों को एक रहस्यमय सफर पर ले जाता है जहां प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर मीनाक्षी अय्यर उर्फ पीआई मीना यानी तान्या मानिकतला अपने करीब आने वाले किसी भी व्यक्ति की दुनिया को बर्बाद कर देने वाली एक साजिश की गहराइयों तक चली जाती है। जब मुश्किलों में फंसी युवा मीना इस हादसों की तहकीकात करना शुरू करती है तो सब उथल-पुथल हो जाता है। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि वह एक साजिश में इतना ज्यादा फंस जाएगी। क्राइम डिटेक्टिव सीरीज में काम करके तान्या की खुशी का ठिकाना नहीं है। एक्ट्रेस ने कहा है कि वह इस किरदार को प्ले करके काफी खुश है। इस सीरीज की कहानी दर्शकों को यकीनन काफी पसंद आएगी। बस यहीं तक रखना है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में हुई वोटिंग पर प्रतिक्रिया दी है। भारत इस वोटिंग से नदारद रहा था और नेतन्याहू ने इस पर पहली बार बयान दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि भारत समेत कोई भी सभ्य देश हमास की बर्बरता को स्वीकार नहीं करेगा। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव आया। इस प्रस्ताव के तहत इजराइल और हमास के बीच दुश्मनी को खत्म करने के लिए तत्काल और मानवीय संघर्ष पर विराम लगाने की अपील की गई थी। इस प्रस्ताव पर जो वोटिंग हुई थी भारत उससे नदारद था। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोमवार को इस प्रस्ताव को बहुत सी गलतियों से भरा हुआ करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत और बाकी कोई भी सभ्य देश उस भयावहता को बर्दाश्त नहीं करेगा जो हमास की तरफ से की गई है। इसके अलावा नेतन्याहू ने इस बात से भी इनकार कर दिया है कि इजराइल गाजा में जारी युद्ध पर किसी भी तरह के संघर्ष विराम का ऐलान करेगा। भारत में 27 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में भाग न लेने का फैसला किया था। भारत ने इस प्रस्ताव में हमास और बंधक जैसे शब्द नहीं थे। इसके पक्ष में 120 और विपक्ष में 14 वोट पड़े। इस वोटिंग से पहले कनाडा की तरफ से हमास का नाम लिया गया और प्रस्तावित चैप्टर में एक संशोधन को पेश किया गया था। भारत ने 86 और देशों के साथ मिलकर देशों के साथ इस संशोधन के पक्ष में मतदान किया। नेतन्याहू ने इस पर जवाब दिया कि वह हाल ही के प्रस्ताव पर भारत के रुख को कैसे देखते हैं। इस पर नेतन्याहू ने कहा कि इस प्रस्ताव में काफी खामियां थी। मुझे यह देखकर दुख भी हुआ कि हमारे कई दोस्त ने भी इस बात पर जोर नहीं दिया कि हमास की तरफ से
जिस तरह की दरिंदगी को अंजाम दिया गया है उसकी कड़ी निंदा से बचा गया। यह वह भयावहता है, आपका देश और बाकी कोई और सभ्य देश इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने साथ ही उम्मीद जताई कि पिछले दिनों जो कुछ हुआ वह अब दोबारा नहीं होगा। नेतन्याहू ने युद्ध विराम के आग्रह को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होगा। उनके शब्दों में यह युद्ध का समय है जो 9/11 और पर्ल हार्बर के आक्रमण बाद अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के समान है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 232 बंधकों को बंधक बनाने वाले आतंकवादी संगठन हमास को कुचलने के लिए इजराइल की सेना गाजा में 2 मील तक घुस गई है। इजराइल की सेना ने सोमवार रात उत्तरी गाजा में ठिकानों पर हमला करके दर्जनों हमास लड़ाकों को मार गिराया। इजरायली मीडिया ने देश के सैनिकों को गाजा पट्टी में लगभग 2 मील अंदर एक होटल के ऊपर दिखाया। नेतन्याहू ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि इजराइल युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होगा, जो 1941 में पर्ल हार्बर और 2001 में 11 सितंबर को आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका की स्थिति के समान है। उन्होंने कहा कि इजराइल हमास के साथ शत्रुता समाप्त करने के लिए सहमत नहीं होगा। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को नेतन्याहू पर गाजा में मानवीय सहायता के प्रवाह को तत्काल बढ़ाने के लिए दबाव डाला। हमास ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें 3 महिलाओं को दिखाया गया है। माना जाता है कि उन्हें हमास ने बंदी बना लिया था। विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका इजराइल पर गाजा में संचार नेटवर्क और साथ ही पानी व ईंधन की आवश्यकता सेवाओं को बहाल करने के लिए दबाव डाल रहा है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए अब जुड़े रहिए जनादेश में।